नमस्कार। देश की बात की शुरुआत बिहार की चुनावी रैलियों से। अमूमन रैलियों में पहुंचे लोगों की तादाद से कयास लगाए जाते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव की रैलियों की बात करें तो जबरदस्त भीड़ जुट रही है उनकी रैलियों में, और इससे आरजेडी की खेमे में उत्साह भी बढ़ रहा है। आज एक दिन में 12 रैली कर रहे हैं तेजस्वी। जहानाबाद में आज भारी भीड़ को संबोधित किया उन्होंने। मसौड़ी में भी बड़ी भारी तादाद में भीड़ जुटी है। दूसरी तरफ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की परसा सारण में रैली हुई, वहां पर उनको हुटिंग का सामना करना पड़ा। हमको पता नहीं बीच में क्या बोल रहे हो जी, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? जरा हथवा उठाओ, कह को अनाप शनाप बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, ये हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। बहरहाल तो तमाम चुनावी रैलियां हो रही हैं। हम हालांकि नीतीश कुमार को सुन रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल अब तेजस्वी यादव की भी रैलियां में काफ़ी भीड़ जुट रही है। आइए सुन लेते हैं, हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने उनसे बात की। ये बीजेपी कह रही है कि जो भीड़ आ रही है केवल ये आपके जो समर्थित वोटर हैं उनकी भीड़ है। यानी ये तर्क से उनके पास तो भीड़ भी नहीं हो रही, यानी कोई समर्थक ही नहीं है। ये लोग हताश निराश हो गए जन सैलाब दे करके। सभी लोगों ने, बिहार ने मन बना लिया है डबल इंजन की सरकार को इस बार गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। सुशील मोदी जी बोलते भाई डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं देते, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा? सिंपल क्वेश्चन ये है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज कौन देगा? ये सुशील मोदी जी जवाब दे। बात ये है कि बेरोजगारी पे ये नहीं बात करना चाहते, गरीबी पे, भूखमरी पे, पलायन पे, मजदूर किसान पे नहीं बात करना चाहते। नीतीश जी को 15 साल बाद याद आ रहा है कि हर खेत जल पहुंचाना है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, 70% कृषि पे डिपेंडेंट है। उनको 15 साल बाद याद आ रहा है कि कृषि क्षेत्र में हमको सिंचाई की व्यवस्था करनी है। तो हम लोग देखिए बेरोजगार हों, 60 घोटाले हुए, ये लोग कहते हैं अनुभव नहीं है, कहाँ से पैसा लाएंगे? ये तो बड़ा हास्यास्पद है। मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहे तो 15 साल राज करने के बाद भी आप बताइए 60 घोटाले हुए, 30,000 करोड़ रुपया बिहार का लूटा गया। वो बजट का पैसा था, लोगों का पैसा था। बात आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 500 करोड़ रुपया तो अपने चेहरा चमकाने के लिए विज्ञापन में लगाते हैं। नौकरी कैसे देंगे? सुशील मोदी कहते हैं कि अगर प्लांट में है ना, जो खाली पदे हैं वो तो प्लांट बजट में है। टीचर का सैलरी कहाँ से आता है? उसके लिए प्लांट है ना। और शिक्षा डिपार्टमेंट मोस्टली तो सैलरी में पैसा खर्च कर रही है और तो कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन मोदी जी का कहना है कि लेकिन अगर आपकी बातों को माना गया तो बिहार में खाने के लिए या स्कॉलरशिप के लिए कोई पैसा नहीं रहेगा। ये राष्ट्रीय औसत के मुकाबले सभी मानकों को अगर नीति आयोग का रिपोर्ट देखें तो मतलब बिहार को ये क्या पीछे ही रखना चाहते हैं? ये अस्पताल में डॉक्टर नहीं चाहते हैं, अच्छा इंजीनियर नहीं चाहते, ये अच्छा टीचर नहीं चाहते स्कूलों में, क्लर्क, इंजीनियर, सिपाही, पुलिसमैन। मणिपुर का एग्जाम्पल हमने दिया था। 1 लाख आबादी पे 1000 पुलिसकर्मी है वहाँ। बिहार में 1 लाख आबादी पे केवल 77 ही हैं। ये भीड़ क्या है? ये भीड़ क्या कहता है? ये तो आप भीड़ में देखिए, आप तो हर चुनाव कवर करते हो, आप भीड़ से पूछो। हमको तो ये तो भीड़ जो है ये ऊर्जा का केंद्र है। ये साफ ये रिजल्ट है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इस चीज़ को देख के जेडीयू बीजेपी के लोग बौखलाए हुए। योगी जी ने कहा है कि आपने अपने पिता का, नरेंद्र मोदी का ऐसा प्रभाव है कि आपने अपने पिताजी को अपने पोस्टर से गायब कर दिया। अब देखिए, लेकिन बिहार के लोगों के दिल में तो लालू जी हैं। मोदी जी का कौन सा असर है?
तो तेजस्वी के पक्ष में फिलहाल क्या जाता दिख रहा है? हालांकि अभी बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है मैदान में नहीं उतरे हैं। प्रधानमंत्री और अमित शाह की रैलियां भी होनी बाकी हैं। प्रधानमंत्री की 12 और अमित शाह की 15 रैली होंगी। योगी आदित्यनाथ भी मैदान में उतरे हैं। बहरहाल तेजस्वी ने जो 10 लाख नौकरियों का जो ऐलान किया है, क्या वो लोगों को खींच रहा है? हम अपने वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार के पास चलेंगे, लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष को सुन लेते हैं। आज जो राशन मोदी जी के कारण और नीतीश कुमार जी के नाते आपको प्राप्त हो रहा है, गरीबों को प्राप्त हो रहा है। आखिर ये राशन लालू जी के शासनकाल में गरीब को क्यों नहीं मिल पाता था? यानी जिन लोगों ने गरीबों का राशन तो खाया ही खाया, मूक जानवरों का चारा भी खा दिया है, उन लोगों से आप उम्मीद करते हैं रोजगार देंगे? आज तेजस्वी के पोस्टर पर लालू का चेहरा नहीं है। तेजस्वी को मालूम है कि लालू जी की तस्वीर आएगी तो बिहार का लालटेन युग याद आएगा, और जब जगत प्रकाश जी भाषण देंगे और मोदी जी की तस्वीर होगी तो एलईडी युग याद आएगा। इस बात का अंतर हमको समझना चाहिए। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार मौजूद है। मनीष, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जो ये तेजस्वी फैक्टर है, अगर हम आज की बात करें, अभी आगे की बात ना करें, अगर इस समय की बात करें, जो भीड़ जुट रही है और आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, आपके क्या कयास हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि इस बार चुनाव में एजेंडा जो है वो तेजस्वी यादव सेट कर रहे हैं। वो चाहे भीड़ हो, वो चाहे 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा हो, और इन दोनों मुद्दों पर जो है एनडीए अब सफाई दे रही है। एनडीए के द्वारा एक तरह से काउंटर रिएक्शन दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा काट उन्हें नहीं मिला है जिससे लगे कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सके। क्योंकि अगर आज सुशील मोदी ने ट्वीट करके ये कहा कि इतने पैसे बिहार के खजाने में नहीं है, तो तेजस्वी यादव ने, आपने देखा कि रियल टाइम में उसका भी जवाब दिया कि इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि बिहार हमेशा नेशनल एवरेज से नीचे रहे। और इस बार के चुनाव में एनडीए की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चूंकि लालू राबड़ी पोस्टर में नहीं है, प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके ज़माने को याद दिलाने में उनको हर नेता को अपने भाषण का 10 से 15 मिनट उसी में गुजर जाता है। जहां तक तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ का सवाल है, निश्चित रूप से जो एक विधानसभा में सभा होती है उसके एवरेज के हिसाब से कहीं अधिक है। नीतीश कुमार से ज़्यादा लोग तेजस्वी यादव को सुनने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें रिस्पॉन्सिव क्राउड है, काफ़ी क्राउड में काफ़ी जोश, काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है, जो 90 के दशक में लालू यादव के भाषण में देखने को मिलता था। हाँ, ये बात है कि बीजेपी का कहना है कि ये जो लोग हैं, ये अधिकांश लोग उनके वोटर हैं, जो एक सच भी है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोग, ऐसे लोग आते हैं जो केवल ये सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी लाखों की संख्या में प्रवासी लोग जिनके पास काम नहीं है, वो अपने गाँव में हैं, काफ़ी परेशान हैं। उनसे आप बात करेंगे तो ये यही कहेंगे कि सरकार ने हमें काम का वादा किया था, लेकिन हमारे पास खाने को भी पैसा नहीं है। निधि जी बिल्कुल। मनीष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अब जो बीजेपी खेमे का जो कयास है, मैं आपसे वो उस पर आऊंगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में हैं और आज जमुई में एक सभा को उन्होंने संबोधित करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर वो जमकर बरसे हैं। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी, ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये दो लोग ही हैं जो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर सबसे ज़्यादा पीड़ा इन्हीं लोगों को हुई है। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का भी जिक्र किया है, कहा कि जो लोग तारीख पूछते थे उन्हें अब जवाब मिल गया। तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादे पर भी योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए पूछा है कि पहले ये तो बता दें कि जब 15 सालों तक सरकार में थे तब कितनी नौकरियां दी थी। उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आरजेडी के पोस्टर्स में लालू प्रसाद यादव के ना होने पर सवाल उठाए। इसी खेमे में चिराग पासवान ने जारी किया आज पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और ये भी कहा उन्होंने कि नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने तो हार जाएगा बिहार। इधर कांग्रेस ने भी जारी किया है महागठबंधन से अलग अपना घोषणा पत्र। तो एक बार फिर से मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, तो अगर मैं आपसे ये समझना चाहूं कि अब बीजेपी खेमे में क्या हो रहा है, आरएलडी हमने देखा किस तरह से आज
आरजेडी ने भी अपना डॉक्यूमेंट जारी किया है, उधर कांग्रेस ने भी एक अपना डॉक्यूमेंट जारी किया है। तो इस खेमे में क्या हो रहा है? देखिए, एक मैं आपको बता दूं कि आरजेडी ने अपना जो भी डॉक्यूमेंट विजन पत्र था वो उन्होंने आज से कुछ दिनों पहले जो है वो जॉइंट महागठबंधन का घोषणा पत्र करके उन्होंने जारी किया था। आज कांग्रेस ने और चिराग पासवान ने जारी किया है। लेकिन हाँ, बीजेपी की दिक्कत यह है कि बीजेपी दोनों बातों से घबराई हुई है। उनको ये लग रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव की सभाओं में लोग इतने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी हर की सभा पर अपनी नज़र बनाए रखता है। दूसरी बात यह है कि 10 लाख नौकरियों का जो उनका वादा है, उनको लगता है कि इससे काफ़ी तेजस्वी यादव को ट्रैक्शन मिल रहा है और उनको डर ये है, आशंका इस बात की है कि अगर युवाओं का वर्ग जो है अगर इस पे जाति तोड़ कर तेजस्वी के पक्ष में गया तो इस चुनाव का परिणाम जो है बहुत बदल सकता है। क्योंकि अभी तक एनडीए इस बात को लेकर आश्वस्त है कि अगर वोट जो है जातिगत आधार पर होंगे, सामाजिक समीकरण पर होंगे तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन उन्हें मालूम है कि अगर प्रवासी बिहारियों का मुद्दा हो, बेकारी बेरोजगारी हो, विशेष राज्य का दर्जा हो, अगर ये आधार हो गए वोट डालने के, तब उनके लिए मुश्किल और आरजेडी के लिए जो है रास्ता जो है सत्ता में जाने का रास्ता वो आसान हो सकता है। निधि, मनीष, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने तो हार जाएगा बिहार, अगर चिराग पासवान ये कहते हैं तो इससे किसको फायदा होगा, किस खेमे को फायदा होगा? देखिए, शुरू में चिराग पासवान जब उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था तो ये लग रहा था कि उनके मैदान में रहने से, उनके उम्मीदवारों के मैदान में रहने से बीजेपी को बम्पर फायदा होगा, नीतीश कुमार को उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन आज की तारीख में आरजेडी भी अब उनकी सफलता की कामना करती है, क्योंकि आरजेडी को अब ये लग रहा है कि चिराग ना केवल जनता दल यूनाइटेड बल्कि बीजेपी के भी कई सारे उम्मीदवारों को, खासकर उनका जो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को हराने का जो मिशन है, उससे उनको लग रहा है कि जनता दल का जो वोट बैंक है वो एक तरह से एकजुट है नीतीश के समर्थन में, उसमें कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया होगी और उनका जो उत्साह है या उनकी जो वोटिंग है वो उतनी इन ब्लॉक जो है बीजेपी के लिए नहीं होगी। तो आज की तारीख में चिराग की सफलता के लिए ना केवल बीजेपी बल्कि आरजेडी भी प्रार्थना करता है और नीतीश कुमार ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि जो चिराग का एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फेल हो जाए। निधि, बिल्कुल मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए हमें। बहरहाल इन चुनावी सभाओं में कोरोना के मामले बढ़ते दिख रहे हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की बात ना ही करें तो बेहतर है। तमाम नियमों का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, धज्जियां उड़ रही हैं। चुनाव आयोग भी अब सख्ती कर सकता है। तो उधर योगी आदित्यनाथ रैली में भी लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जमा हुए और इसे देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने मन से मास्क पहनने की अपील भी की है। आइए सुन लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और जो लोग वहां पे पहुंचे उनको भी। यहां पे युवाओं की संख्या ज्यादा है और जो संख्या युवाओं की है, ये संख्या ज्यादातर लोगों के हाथों में स्मार्टफोन भी है। अपने फोन को पहले तो एक काम करना कि यहां से जाएंगे चुनाव प्रचार करने के बाद स्नान करके, और इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि हम लोग 2 गज की दूरी और मास्क जरूर के इस मंत्र का पालन करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ये भी कह रहे हैं कि मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए। हाँ जी जी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, अभी तुरंत रखे अंदर, मास्क अंदर रखे हुए हैं। हाँ, योगी जी के भाषण का कोई असर नहीं पड़ा है आपके ऊपर? इसके लिए माफी चाहते हैं। कोरोना भाग गया। बुढ़ापा में पहले बैल गाय को मुखारी देता था और अभी जो भाजपा है वो सभी आदमी को मुखारी दे रहा है। काहे कुल आदमी तो बेजोड़ हो गया है। तो उसको आप नहीं पहनेंगे? नहीं, क्यों पहनेंगे? कोरोना क्या करेगा? हम जब स्वस्थ हैं तो कोरोना क्या? जो डॉक्टर है वो मर रहा है कोरोना में, उसको बचा ले। जो मंत्री है वो मर रहा है कोरोना में, उसको बचा ले। योगी जी कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। तो रैली में जो लाइन कहाँ लगा रहा था,
जब सोशल डिस्टेंस था तो लाइन काहे लगवाया और चुनाव काहे कराया जोगी जी? जो सोशल डिस्टेंस करता है वही तो धज्जी उड़ा दिया नियम का, चुनाव करा के। मतलब कि ये दशहरा पूजा होगा, दुर्गा पूजा होगा तो उसके लिए लॉकडाउन, और चुनाव हो रहा है तो कोई लॉकडाउन नहीं। तो कोरोना से आप लोगों को डर नहीं लगता है? कोरोना है ही नहीं, कोरोना था, कोरोना कहाँ, कोई डर नहीं है। देखिए कोरोना रहता थी कहाँ इतना भीड़ काहे के लिए रहता है? मास्क जेब में काहे रखे? मास्क अरे भैया आपसे डिबेट कर रहा हूँ ना, इसलिए रखा हूँ। आप फिर लगाएंगे ना 5 मिनट में, क्या हो जाएगा? जब इनको 5 बरस में कुछ नहीं होगा कोरोना, तो हमको 5 मिनट में कुछ नहीं होगा। कोरोना का भय नहीं है यहाँ पर। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक हम लोग ले रहे हैं और मध्य प्रदेश ले चलेंगे, वहां के उपचुनावों की गहमा गहमी की रिपोर्ट देंगे। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनावों की तस्वीर साफ हो गई है। ये उपचुनाव शिवराज सरकार के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सारी सीटें भी इस जीत में जो करिश्मा कर कमलनाथ अपने पास अपने दोबारे कुर्सी ले सकते हैं। और इस बीच चुनावी मैदान के बाहर भी पटखनी देने की तैयारियां भी चल रही हैं और एक एक विधायक पर नजर है। अनुराग द्वारी की खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले भगवानपुरा से निर्दलीय विधायक केदार सिंह डावर ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। तो क्षेत्र के विकास के लिए मध्य प्रदेश के लाडले नेता शिवराज सिंह चौहान के विकास गरीब हितैषी नीतियों के कारण भारतीय जनता पार्टी को या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े हैं। इन चुनाव में 28 सीटों पर 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 38 प्रत्याशी मेहगांव विधानसभा सीट पर हैं। इन उम्मीदवारों में दोनों दलों के 56 बड़े नेताओं के हलफनामे देखें तो 46 उम्मीदवार करोड़पति हैं, 21 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, 6 मंत्री मैदान में हैं। वैसे कमलनाथ सरकार में कैबिनेट के 29 में सारे करोड़पति मंत्री थे, यानी 100%। शिवराज सरकार में 34 में 88% मंत्री करोड़पति हैं। बीजेपी को करोड़पति उम्मीदवारों से परहेज नहीं, लेकिन कांग्रेस को लगता है ये स्वांग है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो अपने आप में समृद्ध दिखाई देंगे, लेकिन आप हरियाणा पंजाब से कंपेयर करोगे तो हमारे यहाँ फिर भी आज भी उस स्तर के लोग नहीं हैं। निश्चित रूप से कुछ करोड़पति हो जाते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से ज़मीनों के मूल्य बढ़े हैं, जिस तरीके से लोगों ने अपने आप में सिस्टमेटिक करके अपनी इन ग्रोथ को बढ़ाया है, और लंबे समय तक रहे हुए कहीं ना कहीं जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनके पास अपने रेवेन्यू का सोर्स क्रिएट हो जाता है, विशेषकर तनख्वाह के माध्यम से भी। मुझे लगता है इसलिए बहुत बड़ा विषय नहीं है। 56 में से 46 लोग करोड़पति हैं मध्य प्रदेश में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं वो गरीब होने का स्वांग कर रहे हैं, गरीब बने घूम रहे हैं, और मध्य प्रदेश में गरीब होने की सबसे ज़्यादा नौटंकी शंखपति कर रहे हैं। वहाँ पर जो है 80-85% के उम्मीदवार करोड़पति हैं। सभी 28 सीटों पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन बीएसपी ने भी इस बार 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में ग्वालियर चंबल की 16 में से 10 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा। जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 27 पर पहले कांग्रेस का कब्जा था और सरकार में वापसी के लिए उसे सारी जीतनी होंगी। 230 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 116 सीटें होना जरूरी है। फिलहाल इस्तीफों और सदस्यों की मौत के बाद विधानसभा की संख्या 202 रह गई है। कांग्रेस के पास 88 विधायक बचे हैं तो बीजेपी के पास 107 विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी के 2, सपा के 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। सबका रुख जिसकी सरकार उसके साथ वाला है। राज्य में 10 मार्च को कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था और कमलनाथ सरकार को अल्पमत में लाकर गिरा दिया था। इसके बाद 12 जुलाई को बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, 17 जुलाई को नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर, 23 जुलाई को मांधाता विधायक ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। उसके 3 विधायकों का निधन हो गया, यानी 28 विधायकों का साथ हाथ से छूट गया। काश के चुनाव मुद्दों पर ही लड़े जाते तो नेताजी की ड्रामेबाजी, बदजबानी से आगे बढ़कर भी सवाल उठते कि आखिर कैसे जनता साल दर साल गरीब होती जाती है, लेकिन हमारे हुक्मरानों का बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाता है। उनकी छवि चाहे आपराधिक ही क्यों ना हो, साल दर साल
वो चुन लिए जाते हैं, राज करते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र से खबर है। त्योहारों की भीड़ और रफ्तार से होती अनलॉकिंग के बीच महाराष्ट्र में टेस्टिंग घट रही है। अक्टूबर में राज्य में 18% टेस्टिंग घटी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने इसे बेहद चिंताजनक बताया है। महाराष्ट्र में अनलॉकिंग की रफ्तार तेजी से बढ़ी है, लेकिन टेस्टिंग की रफ्तार धीमी होती दिख रही है। अक्टूबर में शुरुआती 15 दिनों के आंकड़े देखें तो सितंबर महीने की तुलना में टेस्टिंग में 18% की कमी आई है। रोजाना टेस्टिंग का एवरेज 91,000 से 75,000 पर आ चुका है। 2 तारीखों का ये सरकारी मैप देखिए। 17 सितंबर को जहां 24 घंटों में 99,595 टेस्ट दिखे, तो वहीं 12 अक्टूबर को यही आंकड़ा सीधे 56,058 पर पहुंच गया। महाराष्ट्र में बीते 4 हफ्तों में कोविड मामलों में जो गिरावट देखी गई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसे कम टेस्टिंग का नतीजा मान रहा है। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि पहले टेस्टिंग कम हुआ और फिर आंकड़े कम आए। अगर टेस्टिंग आंकड़ों के मुताबिक चलते रहता तो शायद इतने कम आंकड़े नहीं आते। प्रशासन का जो टेस्टिंग है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, वो जो कम हो रहा है, वो भी एक वजह बन सकती है कि इसके आगे ये महामारी के आंकड़े बढ़ जाएंगे। वहीं मुंबई में रोजाना टेस्टिंग जहां इस महीने में 16,000 तक पहुंच गई थी, बीते कुछ दिनों से 9 और 11,000 पर सिमटती दिख रही है। जितने लोगों की जांच हो रही है, उनमें से संक्रमित की संख्या समझने के लिए मुंबई की पॉजिटिविटी रेट देखें तो ये 17.69% है। भारत की दर करीब 8% से कहीं ज्यादा। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से बनाई गई कोविड टास्क फोर्स के वरिष्ठ डॉक्टरों और महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल ने मांग की है कि हो सके तो टेस्टिंग दोगुनी हो और पॉजिटिविटी रेट जल्द सिंगल डिजिट पर लाने की कोशिश की जाए। टेस्टिंग जो है वो पूरी तरह से बरकरार रखे, बढ़ाए, बल्कि अगर हम दुगनी कर सके तो दुगनी करें, क्योंकि हमको हमारा पॉजिटिविटी जो रेट है, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है, उसको सिंगल डिजिट्स में लाना है। अगर लेस देन 5% ला सके तो बहुत अच्छा है। हर गली के, हर शहर के नुक्कड़ में अगर आप एक टेस्टिंग सेंटर खोल सकें, जहाँ पे जाके कि टेस्टिंग की सुविधा हो, नागरिकों को आसानी हो, ये करना बहुत ज़रूरी है। We are finding that the number of tests have definitely come down, and even today we find the case positivity ratio is barely around 15 to 17%. Ideally, it should be below 5% or at least below 10%. Hence, what we require to do is we require to ramp up the testing facilities. As per even the task force, the testing should be around 25,000 as far as Mumbai is concerned. राज्य की कुल टेस्टिंग में करीब 31% एंटीजन रैपिड टेस्टिंग बताई जा रही है, जिसके नतीजे ज्यादा भरोसेमंद नहीं माने जाते। कम परीक्षण के बीच एक्सपर्ट्स इसको लेकर भी चिंतित हैं और मांग है कि ज्यादा से ज्यादा RT-PCR टेस्टिंग हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने राज्य में मास्क पहनना या जुर्माना भरो अभियान अब तेज कर दिया है। बेंगलुरु में सिटी पुलिस को भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मार्शल्स के साथ मास्क अभियान पर लगाया गया है, लेकिन जब हमने जायजा लिया तो पता चला है कि कई बार पुलिस मास्क ना पहनने वालों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव भी कर रही है, जिससे हालत बिगड़ जाती है। इनका मास्क नाक के नीचे था। पुलिस ने रोका, जुर्माना अदा करने के लिए कहा, ये देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बाएं तरफ खड़े हेड कांस्टेबल ने शायद बदतमीजी से बात की, जिससे ये साहब भड़क गए। काफी तू-तू मैं। जहां कहीं भी इस तरह के खास मास्क ड्राइव चल रहे हैं, वहां कुछ ऐसे ही हालात बन जाते हैं। If you want to breathe for some time pressure, is it simple? We know we are wearing a mask, but still if it is 2 minutes also you can't take out. ये प्रॉपर ऐसे पहनना चाहिए।
ये करेक्ट है, ये दोनों गलत है। ये देखो बेंगलोर सिटी पुलिस। मास्क जागरूकता अभियान पूरे कर्नाटक में चलाया जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में ही तकरीबन 1 लाख ऐसे लोगों का चालान कटा है जिन्होंने या तो मास्क नहीं पहना था या गलत तरीके से पहना था। हाल ही में जुर्माने की रकम 250 रुपए कर दी गई। पहले ये 1000 रुपए थी। During this period and in the days to come, we have a number of festivals lined इस up, महीने और अगले महीने बड़े त्योहार हैं। हमने पाया है कि युवा मास्क पहनने से परहेज कर रहे हैं। ऐसे में वे मास्क पहने, इसके लिए ड्राइव तेज कर दिया गया है। Come in among the especially the young population, and we see a number of young population not wearing the mask. मास्क न पहनने पर कर्नाटक में नगर पालिका के क्षेत्रों में 250 रुपए और छोटे शहरों में 100 रुपए का जुर्माना वसूला जाता है। विजयदशमी और दीपावली, इनका जितना धार्मिक महत्व है उतना ही सांस्कृतिक भी। सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन कोरोना का प्रकोप अपनी जगह है। ऐसे में प्रशासन चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें ताकि सबों को सुरक्षित रखा जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपसे एक ज़रूरी बात, कोरोना को हराने के लिए मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के साथ साथ एनडीटीवी भी आपसे मास्क पहनने की अपील करता है। साथ ही मास्क पहनने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करना आवश्यक है। इसके लिए आप साबुन या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। मास्क ऐसे पहने कि नाक और मुंह ठीक से ढक जाए। ये भी ध्यान रहे कि चेहरे और मास्क के बीच कोई भी गैप ना हो। मास्क को बार बार ना छुएं और सिंगल यूज़ मास्क को जितना जल्दी हो सके नष्ट कर दें। और हाँ, मास्क हमेशा पीछे से ही पकड़कर उतारना है, आगे से नहीं छूना है। नमस्कार।